अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अहसन अवैसी और आज हम इंशाल्लाह मैथमेटिकल पोर्शन करने वाले हैं पेपर का नाम है सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, जिसके अंदर हमारा केस नंबर है 60H2021। इस पेपर के अंदर हम मैथ का पोर्शन करेंगे। मैथ का पोर्शन पेपर में सबसे पहले ही आया। मैथ के हवाले से सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट on a sum of rupees 1875 after 2 years if the rate of interest for the first year is 4% and that for the second year is 8%। कोई अमाउंट है, उसने 1875 रुपये वो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दी, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है। 2 साल के लिए उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दी। पहले साल उसके ऊपर इंटरेस्ट था 4% मिलाने के बाद जो टोटल अमाउंट बनी उसके ऊपर अगले साल इंटरेस्ट लगा 8%। वो कह रहा है फाइनल जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो फाइनल अमाउंट आप हमें बताएं। हम इसको निकालते हैं। अब देखें, गिवन क्वेश्चन के अंदर उसने कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्ड तो यूज़ किया है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो उसने लगाया है वो उसकी अमाउंट कांस्टेंट नहीं है। एक साल 4% है, अगले साल 8% है। तो हम दोनों साल की जो अमाउंट है उसको सेपरेटली निकालेंगे, फिर उसको प्लस करेंगे। पहले साल की निकालेंगे, फिर अगले साल की निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे। तो हम इस तरह करते हैं तो कि दोनों अमाउंट्स को हम इंडिविजुअली सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे डील करेंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आपको पता ही है। इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू PRT/100। P का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T का मतलब होता है नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 1875, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल के लिए हमारे पास 4% और T नंबर ऑफ़ ईयर्स, तो पहले हम एक साल का निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, ओवर 100 आ जाएगा हमारे पास। और राइट, तो हम 4 को 100 के साथ क्रॉस कर देंगे। 4 1 ज़ा 4 होता है, 4 25 ज़ा 100 होता है। 1875 पे जब हम 25 को तकसीम करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 75। ओके, अब हम अगले साल का इंटरेस्ट निकालते हैं। पहले हम इसकी टोटल अमाउंट बना लें। एक साल गुजरने के बाद 75 रुपये उसका इंटरेस्ट हो गया। तो अब इसकी टोटल अमाउंट कितनी बन गई, 1875 उसकी ओरिजिनल अमाउंट थी, इसमें हम 75 को प्लस कर देंगे। तो ये कितना बनता है हमारे पास, ये बनता है हमारे पास टोटल अमाउंट 1950। ओके, तो पहले साल का इंटरेस्ट 75 रुपये लगा, अब अमाउंट बन गई है 1950। तो अगले साल का इंटरेस्ट निकालते हैं। पहला हमारा I1 हो गया, अगले साल का हम इंटरेस्ट निकालते हैं, उसको मैं कह दूंगा I2। दोबारा वही फार्मूला लगेगा, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स ओवर 100। अमाउंट है हमारे पास 1950। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगले साल के लिए, उसने हमें खुद ही बताया अगले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%। तो मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नंबर ऑफ़ ईयर्स एक साल ही है ना, पहले एक साल के लिए 4% था, अगले एक साल के लिए 8% है, ओवर 100 हम कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 2 ज़ार 8 होता है, 52 ज़ार 100 होता है, 2 2 ज़ार 4 होता है, 25 2 ज़ार 50 होता है। तो 950 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 25। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर यहाँ से हमारे पास आता है 156। तो पहले साल में हमारा टोटल इंटरेस्ट की जो अमाउंट निकली वो 75 थी। अगले साल में जो हमारे पास इंटरेस्ट की टोटल अमाउंट निकली वो 156 थी। तो टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट निकालनी है तो पहला इंटरेस्ट की अमाउंट और दूसरी अमाउंट दोनों को हम प्लस कर देंगे। I1 की वैल्यू 75 थी, I2 की वैल्यू 156 थी। दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो 231 ये आता है, यही हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें कहता है अ कार दैट गेट्स 15 माइल्स पर गैलन ऑफ गैसोलीन कैन ट्रेवल 250 माइल्स ऑन अ फुल टैंक। इफ़ द सेम कार गॉट 20 miles per gallon, how many miles could it travel on a full tank? एक गाड़ी है, उसकी पहली जो माइलेज है उसी गाड़ी की माइलेज 1 गैलन पेट्रोल के ऊपर वो 15 मील चल लेती है। ठीक है, और फुल अगर टैंक हो तो 250 मील वो तो डिस्टेंस कवर कर लेगी। उसी गाड़ी की माइलेज जब हमने इम्प्रूव कर ली तो 1 गैलन में वो 20 माइल कवर कर लेती है। तो वो कहता है बताएं टोटल फुल टैंक में कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगी। तो मैं इसकी 2 वैल्यूज़ हैं, एक है उसकी माइलेज, माइल्स पर गैलन, ठीक है ना,
मैं इसको माइलेज कह देता हूँ, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास उसकी टोटल नंबर ऑफ़ कवर्ड माइल्स, कितने माइल्स कवर करती है, ये हो गए उसके नंबर ऑफ़ कवर्ड माइल्स, या फिर मैं इसको डिस्टेंस कह लूँ ताकि आप आसानी से इसको डिस्टिंग्विश कर सकें। ठीक है, अब स्टार्ट में उसकी माइलेज कितनी है, 15 है, 15 माइल्स पर आवर कवर करती है, तो इस तरह वो फुल टैंक में 250 माइल्स डिस्टेंस कवर कर लेती है। अब उसकी माइलेज हो गई है 20 माइल्स पर गैलन, तो अब वो कहता है कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, ये हमने देखना है। अब आपको पता ही है कि एक गाड़ी की माइलेज अगर ज़्यादा है, 1 गैलन में ज़्यादा माइल्स कवर करती है, तो टोटल डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगी। अगर 1 गैलन में वो कम माइल्स कवर करती है, तो टोटल फुल टैंक में भी वो कम डिस्टेंस कवर करेगी। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए एक्स वाली वैल्यू का तो एरो वैसे भी अपवर्ड आता है, दूसरी वैल्यू का भी एरो अपवर्ड आ जाएगा। एरोज़ हमने लगा दिए हैं, अब हमारे लिए करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम क्या करते हैं, एक्स से 250 की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ x/250 इज़ इक्वल टू, ये 20 से 15 की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20/15। ओके, तो ये 20 और 15 दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे, 5 4 20 होता है, 5 3 15 होता है, 250 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया x इज़ इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय 250। तो अब हम क्या करते हैं, 250 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 250 का 4 गुना क्या होता है, 1000, 1000, और नीचे 3 पे हम डिवाइड कर देंगे, 1000 का तीसरा हिस्सा, 1000 का 1/3 क्या बनता है, 333.33। ये आपका फाइनल आंसर है, जो कि गिवन ऑप्शंस में मौजूद नहीं है, तो आप इसके अंदर नन ऑफ दीज को टिक कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू पेपर क्वेश्चन नंबर 3, द मीन वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज़ 46 kg। द मीन वेट ऑफ बॉयज़ इज़ 50 एंड ऑफ गर्ल्स इज़ 40 kg। देयरफॉर द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़, लड़कों की तादाद कितनी है ये हमने पता करना है। अब गिवन क्वेश्चन के अंदर उसने हमें एवरेज वेट दिया है, टोटल क्लास का भी एवरेज वेट दिया है, और नंबर ऑफ बॉयज़ का भी एवरेज वेट दिया उसने हमें, और गर्ल्स का भी उसने हमें एवरेज वेट दिया है। एवरेज इज़ इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज़ ओवर टोटल नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़। अब किसी भी चीज़ की एवरेज लेनी हो तो टोटल उन जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं उनका समेशन लिख देते हैं, और टोटल उनका नंबर लिख देते हैं, इज इक्वल टू एवरेज या मीन आ जाता है। एवरेज या मीन एक ही बात होती है। अब इसी फॉर्मूले को हम रीअरेंज करें, रीअरेंज करने की वजह क्या है, क्योंकि उसने हमें सम ऑफ क्वांटिटीज़ दिया है, ठीक है ना। सम ऑफ क्वांटिटीज़ हमने मालूम करना है, उसने एवरेज भी दिया है, उनकी तादाद भी दी है, उसने टोटल नहीं दिया। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। सम ऑफ क्वांटिटीज़ इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सम ऑफ क्वांटिटीज़ इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल वेट जो है, वेट ऑफ टोटल क्लास किस तरह होगा, वेट ऑफ बॉयज़ प्लस वेट ऑफ गर्ल्स, ठीक है ना। टोटल क्लास का वेट किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ बॉयज़ प्लस वेट ऑफ गर्ल्स के। अब टोटल क्लास का वेट तो हमें नहीं पता, लेकिन क्लास के एवरेज वेट हमें पता है, और क्लास की टोटल तादाद भी हमें पता है। एवरेज जो वेट है, द मीन वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज़ 46। अब देखिए, एवरेज भी है पड़ा हमारे पास, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी है पड़ा, 100 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और उनका एवरेज वेट कितना है 46 इज़ इक्वल टू, तो लड़कों को एवरेज जो वेट है वो हमारे पास आ गया, उसने बताया है 50, और उनकी तादाद जो है नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है। उनकी तादाद कितनी है वो तो हमें नहीं पता, उसने हमें बताया, लड़कों की तादाद नहीं बताया। तो हम लड़कों की तादाद को किस तरह अज्यूम कर लेते हैं, x अज्यूम कर लेते हैं। लड़कों की तादाद है x, ठीक है, प्लस अब लड़कियों का जो एवरेज वेट है वो उसने हमें बताया है 40 kg है। 40 लड़कियों का एवरेज वेट होगा, और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम नंबर ऑफ़ गर्ल्स के साथ। नंबर ऑफ़ गर्ल्स हम किस तरह लिखते हैं, देखिए, अगर लड़के पूरी क्लास की तादाद है 100 और लड़कों की तादाद है हमारे पास x, तो 100 में से x निकाल दें तो ये हमारे पास लड़कियों की तादाद आ जाएगी, ठीक है ना। तो गर्ल्स की तादाद कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास 100 माइनस x आ जाएगी। मैं यही लिख लेता हूँ, 40 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस x। अब यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है, x क्या था, लड़कों की तादाद हमने अज्यूम की थी कि लड़कों की तादाद x है, तो उसी के मुताबिक हमने ये कंप्लीट इक्वेशन बना ली है। इसको हम रीअरेंज करते हैं, 46 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास बन जाता है 4600 इज़ इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय x, ये बन गया 50x, प्लस 40 को अंदर हमने 100 माइनस x दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 40 मल्टीप्लाई बाय 100 4000 यानी कि 4000, और साथ में हमारे पास माइनस है 40 मल्टीप्लाई बाय x, ये बनता है 40x। ओके,
तो 50x यहाँ पे हमारे पास है पड़ा, 40x हमारे पास यहाँ से है पड़ा, तो 50x में से हम 40x माइनस कर देंगे, तो 50x में से 40x चला जाए तो हमारे पास राइट साइड पे रह जाता है 10x इज़ इक्वल टू, ये 400 इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 4600 में से जब ये 4000 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 600। x के साथ ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 600 पे जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 60। x हमने क्या अज्यूम किया था, नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमने अज्यूम किया था, बॉयज़ का एवरेज वेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ बॉयज़, इसको हमने x अज्यूम किया था, तो वही x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। उसी ने हमसे यही पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन द क्लास, वो हमारे पास 60 राइट आंसर बनेगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें वो कहता है A shopkeeper purchases 5 cartons at 105 rupees and 8 cartons in 155 rupees. If a carton contains 5 items, then the average price per item is. एक आदमी है, उसने 5 कार्टन लिए टोटल 105 रुपए के, और उसने 8 और कार्टन्स लिए 155 रुपए के। वो कहता है एक कार्टन के अंदर अगर 5 आइटम्स हों, 5 चीज़ें हैं, तो एक चीज़ की प्राइस कितनी होगी। इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। उसने कहा है कि 5 कार्टन भी लिए उसने और 8 कार्टन्स भी लिए हैं, ठीक है ना। जो 5 कार्टन्स थे उसकी प्राइस कितनी थी 105 रुपये, प्लस जो 8 कार्टन्स थे उनकी टोटल प्राइस कितनी थी 155 रुपये। 5 कार्टन और 8 कार्टन टोटल कितने हो गए 13 कार्टन्स हो गए। कार्टन C फॉर कार्टन मैंने लिखा है, ठीक है ना। और आगे इस तरफ इसकी टोटल प्राइस कितनी बनती है 100 और 100 200 हो गए, और 55 और 5 ये बनते हैं 60, 260 रुपये हमारे पास हो गए। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं। 13 कार्टन्स की टोटल प्राइस है 260, तो एक कार्टन की टोटल प्राइस कितनी निकलेगी 260 को हम 13 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26 होता है, तो हमारे पास ओवरऑल आ गया 20 हमारे पास आंसर। एक कार्टन की जो प्राइस है वो है 20 रुपीज़। यहाँ वो हमें कह रहा है कि एक कार्टन के अंदर 5 आइटम्स हैं, तो मैं इसको इस तरह लिख दूंगा कि 1C इज़ इक्वल टू 5 आइटम्स 5I, ठीक है ना। तो एक C का मतलब है हमारे पास 5I, C की जगह पे मैं लिख देता हूँ 5I। तो 5I की वैल्यू क्या है हमारे पास, कितनी प्राइस है इसकी, इज इक्वल टू 20 आया था। 5 आइटम्स की प्राइस 20 है, तो 1 आइटम की प्राइस किस तरह निकलेगी 20 को हम 5 पे डिवाइड कर देंगे, सिंपली 5 4 ज़ा 20 होता है, 4 हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, there are 2 sections A and B of a class consisting of 36 and 44 students respectively. If the average weight of A is 40 kg and that of section B is 35 kg, find the average weight of the whole class. एक क्लास के 2 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन है A, एक है B। A सेक्शन में 36 बच्चे हैं और उनका एवरेज वेट 40 किलोग्राम है, और B सेक्शन के 44 बच्चे हैं, उनका एवरेज वेट 35 किलोग्राम है। वो कह रहा है पूरी क्लास का एवरेज वेट निकाले। पूरी क्लास का एवरेज वेट निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एवरेज इज़ इक्वल टू सम ओवर नंबर। तो पूरी क्लास का टोटल वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम निकाल लेंगे पूरी क्लास का एवरेज वेट। लेकिन पूरी क्लास का टोटल वेट हम किस तरह निकालेंगे, वो आएगा हमारे पास वेट ऑफ सेक्शन ए प्लस वेट ऑफ सेक्शन बी ओवर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 36 प्लस 44, लेकिन हमारे पास वेट ऑफ सेक्शन ए एंड वेट ऑफ सेक्शन बी ये तो हमारे पास है नहीं, तो इसको हम निकाल लेते हैं। 36 और 44 ये हमारे पास होता है 80। तो अब हमने निकालना है वेट ऑफ सेक्शन ए एंड वेट ऑफ सेक्शन बी। तो अगर हम गिवन क्वेश्चन को देखें तो इसमें सेक्शन ए का टोटल वेट उसने हमें नहीं दिया। सेक्शन ए के बच्चों की तादाद भी बताई है और उनका एवरेज वेट भी हमें बताया है 40, उनका टोटल वेट नहीं बताया, लेकिन हम निकाल सकते हैं। हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला है पड़ा, इसमें हम अगर हमने टोटल निकालना हो तो एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एवरेज स्टूडेंट्स एवरेज जो वेट है उनका कितना है 40 kg है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं सेक्शन ए में 36 हैं। तो यहाँ से हम उनका टोटल वेट निकाल लेंगे। वेट ऑफ सेक्शन ए किस तरह निकलेगा, उनका एवरेज वेट कितना है 40 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं 36। बिल्कुल इसी तरह हम वेट ऑफ सेक्शन बी भी निकाल लेंगे। किस तरह आएगा, उसका एवरेज वेट कितना है हमारे पास 35 किलोग्राम्स, और उसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 44। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 36
ये आता है हमारे पास 1440 और 35 मल्टीप्लाई बाय 44, इसका आंसर हमारे पास आता है 1540, 1440 और 1540। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज इक्वल टू टोटल वेट ओवर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल वेट हमारे पास क्या आ गया, 1440 और 1540, इनको हम प्लस कर देंगे तो एवरेज वेट ऑफ होल क्लास किस तरह आएगा हमारे पास, टोटल वेट 1440 प्लस 1540। तो टोटल वेट हमारे पास क्या बनता है, इन दोनों को अगर हम यहाँ पे प्लस कर दें तो हमारे पास इसका आंसर आता है 2980। ये आता है पूरी क्लास का टोटल वेट। तो 2980 हम यहाँ पे पुट करेंगे। टोटल वेट ओवर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे, 80 थे। किस तरह है हमारे पास 34, 36 और 44 को हमने प्लस किया। अब 2980 को हम जब 80 पे डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 298 को जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आता है 37.25। यही हमारा फाइनल आंसर है, ये पूरी क्लास का एवरेज वेट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें कहता है ए एंड बी together can complete a work in 3 days. They start together, but after 2 days, B left the work. If the work is completed after 2 more days, B alone could do the work in. A और B दो लोग थे, दोनों ने एक काम को कंप्लीट करना था। अगर मिलकर काम करते तो 3 दिनों में काम को पूरा कर लेते। उन्होंने एक साथ स्टार्ट तो किया, 3 दिनों में काम कंप्लीट कर लेते, लेकिन 2 दिन जब उन्होंने एक साथ काम कर लिया, बाकी अगर मिलकर काम करते तो बकिया काम को वो एक ही दिन में कंप्लीट कर लेते। लेकिन बी चला गया, बी लेफ्ट द वर्क। अब बकिया काम ए ने अकेले किया। काम अगर मिलकर करते तो एक ही दिन में हो जाता, लेकिन ए ने क्योंकि बाकी काम को अकेले किया तो उसको 2 दिन लग गए। यहाँ से आपको क्या पता चला, एक दिन ए ने अपने हिस्से का काम किया, अगले दिन उसने बी के हिस्से का काम किया। अगर मिलकर काम करते तो उसी काम को एक दिन में पूरा कर लेते, लेकिन क्योंकि दोनों काम को बराबर बराबर लेकर चल रहे थे, यहाँ से हमें पता चला कि ए और बी दोनों काम को बराबर बराबर लेकर चल रहे थे। ना ए ज़्यादा काम कर रहा था ना बी, दोनों काम में इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि दोनों मिलकर जब काम कर रहे थे तो ए और बी दोनों का काम में इक्वल कंट्रीब्यूशन था। एक दिन का काम अगर मिलकर करते तो बकिया काम एक दिन में पूरा होता, लेकिन क्योंकि बी चला गया तो बकिया काम एक का डबल यानी कि 2 दिनों में पूरा हुआ। तो जाहिर है टोटल काम जब 3 दिनों में कंप्लीट हो सकता था, अब जो है ए की जो कैपेसिटी है ना वो बी की कैपेसिटी के बिल्कुल इक्वल है। यहाँ से हमें पता चल गया, क्योंकि बी के चले जाने के बाद एक दिन ए ने अपने हिस्से का काम किया, अगले दिन उसने बी के हिस्से का काम किया। यहाँ से हमें पता चल गया ए और बी दोनों की वर्किंग कैपेसिटी सेम है। तो एक दिन का काम उसने 2 दिनों में किया। अगर 3 दिनों का काम होता, ए अकेले करता, तो 3 को भी हम डबल कर लेते, 3 2 6। तो अगर ए अकेला करता तो वो उसको 6 दिन लग जाते, 3 दिन का काम करने में 6 दिन लग जाते। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज़। 9 के पहले 5 मल्टीपल्स का एवरेज कितना बनेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके हवाले से मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ। यूँ देखें, 9 का हम टेबल लिख लेते हैं, इसके 5 मल्टीपल्स लिख लेते हैं। पहले जो 5 मल्टीपल्स बनते हैं, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ये आ गए हमारे पास। वो कहता है इनका एवरेज बताएं। आपने हमेशा याद रखना है एवरेज का वैसे तो फार्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर नंबर। आप उस फार्मूले से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही आसान सा शॉर्टकट है आपके पास। कोई भी सीरीज़ आपको ऐसी दी गई हो जिनमें से हर 2 नंबर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फ़र्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो बिल्कुल सेम हो। देखें, हर 2 कंटिन्यूस नंबर के दरमियान में 9 का डिफरेंस आ रहा है। जब ऐसे कोई भी सीरीज़ दी गई हो, उसका जब आपने आंसर निकालना हो, आंसर क्या होगा? अगर उनकी तादाद ताक में है, ऑड में है, तो उसका जो दरमियान वाला नंबर है वही उसका एवरेज है। कैलकुलेट करने की, कैलकुलेशन करने की, प्लस माइनस डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 27 आपका राइट आंसर है। ठीक है। अगर इनकी तादाद ऑड में नहीं है, इवन में है, तो दरमियान वाले जैसे 45 है ना, तो 9 5 45, 9 6 54 बनता है। अगर ये इस तरह 6 नंबर्स आ जाते तो दरमियान वाले दोनों नंबर्स को आप उठा लें, 27 और 36, इनका आप एवरेज निकाल लें। आपको सब का एवरेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इनकी तादाद ऑड में हो तो दरमियान वाला नंबर उठा लें, यही आपका एवरेज होगा। अगर इनकी तादाद इवन में हो तो आपने दरमियान वाले दोनों नंबर्स उठा लेने हैं, उनका एवरेज निकाल लेना, वही आपका राइट आंसर होगा। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म हो चुका है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि सिंपल सी बात है, आपके पास 2 का टेबल लिखा हुआ, या बल्कि ऐसी कोई रैंडम नंबर्स आ गए, जैसे कि है 30, 40, 50, 60,
एंड 70। अब वो आपको कहें इनका एवरेज बताएं, आपने देख लेना इन सब के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है बिल्कुल इक्वल आ रहा है, 10-10 का फ़र्क आ रहा है। आपको इसका एवरेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट साइड पे भी 2 निकल गए, राइट साइड पे भी 2 निकल गए, दरमियान में 1 रह गया। इनकी टोटल तादाद ऑड में है, ताक में है, तो दरमियान वाला नंबर ही आपका राइट आंसर है। इन सब का एवरेज 50 निकलेगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, इन सबको प्लस करें फिर 5 पे डिवाइड करेंगे, आपका आंसर 50 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इस पेपर का मैथ के हवाले से लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हमें वो कहता है इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स फ्रॉम इट्स फुट इज़ 60 डिग्रीज देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट हमने निकालनी है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्रीज़ है और इसका जो फुट है उससे 100 मीटर्स दूर है वो जगह। ठीक है, ये हमारे पास टावर हो गया। ठीक है, इस टावर का ये फुट हो गया, फुट से 100 मीटर दूर वाले पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 60 डिग्रीज है। दो तरह के एंगल हमें वो कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब इस तरह की ट्रायंगल बन जाए, ऊपर वाले पॉइंट से नीचे की तरफ ये वाला जो पॉइंट बनता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना, जो ऊपर से नीचे की तरफ बने, जो नीचे से ऊपर की तरफ बने इसको हम कहते हैं एलिवेशन। ठीक है ना, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये 60 डिग्रीज है, 100 मीटर ये वाली लेंथ है, ये उसने हाइट हमसे पूछी है। हम ट्रिग्नोमेट्री की तीन हमारे पास आइडेंटिटीज़ होती हैं, साइन, कॉस और टेन। हम उसकी ऐसी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिसमें हाइट और बेस यूज़ होगी। ओके, अगर आपको इनके हवाले से किसी तरह का इशू है, साइन कॉस टेन के हवाले से अगर आपको लेक्चर चाहिए आप मुझे बता देना, कमेंट्स में आपने बताना है। मैं इंशाल्लाह साइन कॉस टेन के हवाले से जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उसका मैं शॉर्ट सी वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। बहरहाल यहाँ पे हमारे पास टेन बनता है, क्योंकि टेन ऐसी हमारे पास आइडेंटिटी है जिसमें ये हाइट और ये बेस इन्वॉल्व होती है। तो मैं इसी एंगल का टेन लूँगा। टेन ऑफ 60 डिग्रीज़ इज़ इक्वल टू हाइट ओवर 100, परपेंडिकुलर ओवर बेस आता है, हाइट ओवर 100 हमारे पास आ गया। जितने भी ये एंगल्स हैं जो मोस्ट कॉमन एंगल्स होते हैं हमारे पास, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन एंगल के हवाले से साइन, कॉस और टेन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये हर सूरत याद होनी चाहिए। हर पेपर में आपको ऑलरेडी ये सब कुछ मेमोराइज़ करके जाना है ताकि इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकें आराम से। ठीक है, अब गिवन क्वेश्चन के अंदर उसने हमें tan 60 की वैल्यू उसने कहा है, तो 60 डिग्री के tan की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 3 स्क्वायर रूट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे 100 है, 100 इज इक्वल टू h ओवर 100 आ जाएगा। हमसे उसने हाइट ऑफ टावर पूछी है, यानी कि h की वैल्यू पूछी है। 100 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ आएगा तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू h। ये आ गई हमारे पास हाइट ऑफ द टावर, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट। यही हमारा फाइनल आंसर है।